प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हमने विभिन्न प्रकार के खरीफ की फसलों के रोगों के संदर्भ की चर्चा की थी। उसमें हमने बाजरे के और कपास के रोग के संदर्भ की चर्चा की थी। अब हम जो है मूंगफली के टिक्का रोग के संदर्भ की चर्चा कर रहे थे। मूंगफली के पर्णचिति या टिक्का रोग जो मूंगफली का पर्णचिति या टिक्का रोग, इसके लक्षणों के संदर्भ की हमने चर्चा की थी कि भाई जो है पर्ण की अगेती धब्बा या पछेती धब्बा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगेती धब्बे जो पहले प्रकट होते हैं, यानी जो 4 से 6 सप्ताह के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं, वो अगेती धब्बा की श्रेणी में थे। इसके बाद हमने पछेती धब्बा, उनके आकार, उनकी संरचना, उनके रंग को आधार मान करके इनका वर्गीकरण दिया था। इसके पश्चात इसी क्रम में हम रोग जनकता के संदर्भ की बात करते हैं कि भाई इसमें मूंगफली के पर्णचिति या टिक्का रोग में रोग जनकता जो है वो किस प्रकार की होगी। रोग जनकता है ना। तो रोग जनकता के संदर्भ की चर्चा हम करें, इसमें देखिए सर्कोस्पोरा एरिकेडियोला तथा सर्कोस्पोरियम पर्सोनेटा से रोग उत्पन्न होता है। इसमें ये दो रोग कारक हैं, रोगजनक हैं, जिनके माध्यम से पर्ण के अंदर धब्बे रूपी संरचना का क्या होता है, निर्माण कार्य होता है या धब्बे की क्रिया निर्मित होती है। यह मृदा तथा बीज जनित क्या भाई, मृदा तथा बीज जनित रोगजनकता प्रदर्शित करते हैं। मृदा से रोग कारक पौधे की पत्तियों को संक्रमित करते हैं। यानी मृदा से जो ये रोग जो है पौधे की पत्तियों तक पहुंच जाता है और उसमें अगेती और पछेती रूप की संरचना विकसित हो पाती है या उसका निर्माण कार्य होता है। इसके पश्चात अगले रूप की हम बात करें, नियंत्रण। इसमें नियंत्रण किस प्रकार से संभव है, तो नियंत्रण की क्रिया में हम देखें, सस्य नियंत्रण का जो कार्य है सस्य नियंत्रण की क्रिया, तो इसमें उन्नत व
व प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो बीज प्रमाणिक है, उन्नत हैं, उन बीजों का ही प्रयोग किया जाए तो ठीक रहता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई की जाए, जिसके कारण ताप, प्रकाश व अन्य कारकों के कारण सूक्ष्म जीव, कीट व रोग कारक नष्ट हो जाते हैं। उनके प्रभाव से रोग कारक जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। फसलों के अवशिष्ट को इकट्ठा करके जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप जो है अवशिष्ट हैं फसल के, उन अवशिष्ट को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके उन्हें जला करके नष्ट कर दें, तो उसके कारण से भी जो है इस पर नियंत्रण संभव हो सकता है। तो ये रसस्य नियंत्रण के रूप की क्रिया है। इसी क्रम में हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें रासायनिक नियंत्रण का जो कार्य है, इसमें कार्बेंडोजिम, जो कि कवकनाशी या फफूंदनाशी होती है, इसकी सहायता से बीजों का उपचार किया जाना चाहिए। बीजों को इसकी सहायता से क्या करें? उपचारित करने का कार्य करें। किसकी सहायता से? कार्बेंडाजिम की सहायता से यदि उपचारित किया जाए तो सामान्य रूप से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है या उस पर नियंत्रण की क्रिया संभव हो सकती है। इसी क्रम में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की सहायता से भी बीजों का उपचार किया जाता है। यानी उसकी मदद से अगर कार्बेंडाजिम का हम प्रयोग करते हैं तो ये 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए कि भाई अपन किस मात्रा में इसका प्रयोग करें जिसके कारण से बीज सामान्य रूप से क्या हो सके,
सुरक्षित रह सके या उसकी क्रिया सामान्य रूप से संपादित हो सके, हमने रासायनिक नियंत्रण की चर्चा की थी। इसी क्रम में रासायनिक रूप के अंतर्गत क्लोरोथैलोनिल व पायरोस्ट्रोबिन का प्रयोग करके भी नियंत्रण किया जा सकता है या उसके माध्यम से नियंत्रण की क्रिया होती है। अब इसी क्रम में जो है जैविक नियंत्रण का कार्य किस प्रकार से होता है, जैविक नियंत्रण किस प्रकार से संभव है, तो जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा जैविक नियंत्रण ट्राइकोडर्मा कवक व फ्यूजेरियम की सहायता से बीजों का उपचार करके नियंत्रण किया जाता है। ट्राइकोडर्मा और फ्यूजेरियम जो कवक है उनकी सहायता से जैविक नियंत्रण का कार्य संभव है। रोगरोधी किस्मों का प्रयोग, जो रोगरोधी किस्में हैं उनका हम प्रयोग करके VRJ3 जो है उसकी सहायता से इस पर नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है या नियंत्रण की क्रिया संभव है। और इसके अलावा ICGS जो है 10, कौन सी, ICGS 10 का प्रयोग ये उपयोगी है। तो ये हमने मूंगफली के पर्ण चित्ती या टिक्का रोग के संदर्भ की चर्चा की। अब इसी क्रम में जो है मूंगफली का विषाणुजनित जो रोग है ना, मूंगफली में विषाणुजनित रोग जो है उसके क्या लक्षण हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले मूंगफली का विषाणु गुच्छित रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छित रोग देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार का रोग जो विषाणुओं के कारण से हो, इस प्रकार का रोग जो विषाणुओं के कारण होता है।
इसके कारण होता है भाई, विषाणुओं के कारण से होने वाला विकार है ये। अब देखिए इसमें जब रोग होता है तो खेत में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिखाई देता है। यानी ये पूरे भाग को संक्रमित नहीं करता है, छोटे छोटे जो जगह है, स्पोर्ट्स है क्षेत्र है, छोटे छोटे खेत के अंदर एक साथ नहीं, छोटे छोटे ब्लॉक जो पैचेज है ना, जैसे सड़क पर कोई टूट जाती है उसके बाद पैचेज करते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे भागों में पैचेज फॉर्म के अंदर जो है रोग के उत्पत्ति होती है। इसमें पादप के पर्ण भाग की संरचना पीतवर्णी हो जाती है। पत्तियां कैसी हो जाती है भाई? पीतवर्णी रूप की हो जाती है। पत्तियों में पीलापन का जो गुण आ जाता है पीतवर्णी रूप की, तथा धब्बे रूपी संरचनाएं पौधे पर दिखाई देती है, जिनके चारों ओर रिंग बनती है। वह रिंग मूलतः जो रिंग रूपी संरचना दिखाई देती है, यानी धब्बे रूपी जो रचना बनती है, जिसके चारों ओर पीले रंग की रिंगनुमा संरचना दिखाई देती है ना? कौन से रूप में दिखाई देती है भाई? पीले रिंग रूपी संरचना का भाग पीले रिंग रूपी रचना के अंदर ये रचनात्मक स्थिति दिखाई देती है, या इसका रूप जो है, इसमें पुष्प या फूल संपूर्ण पौधे पर खिलते हैं, परंतु यानी संपूर्ण जो पौधा है उस पर पुष्प खिलते हैं, परंतु इनसे फलों का निर्माण छोटे आकार का होता है। यानी कौन से आकार की रचना का बनता है? वो छोटे आकार की संरचना का बनता है, छोटे रूप की रचना में निर्मित होता है। इसके कारण उत्पादन अथवा उपज में कमी आती है। जो उत्पादन है या उपज है वो क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है या घट जाती है। उत्पादन कम हो जाता है या उत्पादन घट जाता है। इसके पश्चात अगला पॉइंट लेते हैं रोगजनकता, है ना। रोगजनकता क्या है?
यानी किसके कारण से ये रोग होता है? तो ये वायरस जनित है, इस चीज को हम जानते हैं। तो कौन से वायरस के कारण से होता है? इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। किसके कारण से होता है भाई? इंडियन पीनट क्लम्प वायरस जो है उसके कारण से, IPCV जो वायरस है उसके कारण से ये रोग होता है। इंडियन पीनट क्लम्प वायरस के कारण, IPCV के कारण से ये विकार होता है। इस वायरस का आनुवंशिक पदार्थ SsRNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। कौन सा RNA होता है भाई? सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के द्वारा ये विकार होगा, ssRNA के द्वारा। इस वायरस का संक्रमण पोलीमिक्सा ग्रेमिनीस कवक के द्वारा होता है। किसके माध्यम से होता है भाई? पोलीमिक्सा ग्रेमिनीस के द्वारा ये संक्रमित, यानी कवक है ये, है ना? कौन से रूप का भाग है? एक फंजाई है, जिसके कारण से इसका संक्रमण एक भाग से, एक पौधे से दूसरे पौधे तक हो पाता है। यह मृदा व बीज द्वारा जनित रोग है, यानी मृदा के माध्यम से या बीजों के माध्यम से पौधों में होता है या उसके द्वारा संक्रमण की क्रिया हो पाती है। क्लियर? तो ये रोगजनकता के संदर्भ। अब इस पर नियंत्रण का कार्य किस प्रकार से संभव है, नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? नियंत्रण की क्रिया, नियंत्रण किस प्रकार से करवाया जा सकता है या नियंत्रण किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहला सस्य नियंत्रण का कार्य, सस्य नियंत्रण कौन सा है? सस्य नियंत्रण की क्रिया। इसमें प्रयुक्त होने वाले बीज प्रमाणिक होने चाहिए। इसमें जो बीज हैं वो क्या होने चाहिए भी? प्रमाणिक बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो बीज प्रमाणिक हैं उन्हीं बीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, मूंगफली की फसल बोने से 15 दिन पूर्व बाजरा 100 किलो प्रति हेक्टर की दर से
से बुआई की जाती है, यानी बाजरे की फसल पहले खेत में बो दें और 15 दिन बाद उस फसल पर जो है कल्टीवेटर या हल चला करके उसको पलटा दे दिया जाता है, ताकि ये वो जो है खाद के रूप में या मिनरल्स के रूप में अच्छी फसल की उत्पादकता के लिए इस प्रकार की क्रिया करवाई जाए। बाजरा 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई की जाती है। इससे इसे कल्टीवेटर द्वारा खेत में भूमि में दबा दिया जाता है, भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे अच्छी उत्पादकता की खाद प्राप्त होगी या अच्छी खाद प्राप्त की जाती है। फसल चक्र के रूप में सरसों या गेंदा का प्रयोग किया जाता है। जो फसल चक्र है उस फसल चक्र के रूप में आप सरसों या गेंदा जो है उसको आप प्रयोग में ले सकते हैं, उस समय इसका फसल चक्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके भूमि की गहरी जुताई की जाती है और जिससे मूंगफली की अगेती बुआई का कार्य हो पाता है। फसलों के अवशिष्ट को जलाकर नष्ट कर देते हैं। जो फसल है उस फसल के अवशिष्ट को जला करके क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो ये शस्य तरीके से नियंत्रण का कार्य है। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट है, रासायनिक रूप से नियंत्रण कैसे हो सकता है। रासायनिक रूप से नियंत्रण की क्रिया रासायनिक नियंत्रण का कार्य, तो इसमें 0.1% कार्बेंडोजिम का प्रयोग बीजों के उपचार हेतु किया जाता है। जो बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडोजिम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, या उसकी सहायता से ये नियंत्रण संभव हो सकता है। इसी क्रम में कॉपर
ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव बुआई के दौरान कूड़ों या जिसे अपन उमरा कहते हैं ना, उमरों में किया जाता है। जब हम खेत ट्रैक्टर से हल चलाते हैं तो जो उसकी धोरी छोटी छोटी जो पाली बनती है वो उमरे के रूप में पहचानी जाती है। अलग अलग स्थानीय जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं उस चीज़ के। तो इस तरीके से उस पर नियंत्रण संभव हो सकता है। और अगर जैविक रूप में अपन देखें तो ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके नियंत्रण किया जा सकता है। ये मूंगफली के अंतर्गत जो वायरस जनित गुच्छा रोग, मूंगफली के अंदर विषाणु जनित जो गुच्छा रोग है उसके संदर्भ की हमने चर्चा की कि भी ये किस तरीके से पौधे के अंदर होता है। इससे अगले प्रकार के जो रोग हैं उनकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।